सच सच बताओ, तुम तीनों में से किसने मेरे बैग से वह लेटर निकाला? लेटर नहीं, लव लेटर था। अचानक से स्नेहा की जुबान फिसली तो जल्दी दांतों तले जुबान दबाते सर झुका गई। उस वक्त योगी हाउस में एक अदालत लगी हुई थी, जिसमें सामने खड़े 3 मुजरिम राजनाथ के गुस्से का निशाना बने थे। बकवास बंद करो और जितना पूछा है उतना जवाब दो। बोलो, किसके पास है वो लेटर? राजनाथ के हाथ में उस वक्त छड़ी थी और वे तीनों सांस रोके खड़े थे, दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहे थे कि अभी योगीनाथ वहां आ जाए और उनकी जान छोड़ दी जाए, वरना आज राजनाथ उन्हें सीधा ऊपर पहुंचाने वाला था। नहीं बोलते तुम? वह टेबल पर जोर से बेल्ट को मारता दहाड़ा। गौरी की आंखों से आंसू लड़कियों की तरह बहने लगे थे। मैंने नहीं निकाला था, मुझे स्नेहा दीदी ने कहा था कि निकाल कर ले आओ। जो 17 साल की स्नेहा ने 16 साल की गौरी की तरफ खूंखार निगाहों से देखा, जबकि 15 साल का आलोक भी आंखों ही आंखों में राजनाथ को स्नेहा की तरफ इशारा करके उसकी पोल खोल रहा था। अभी वह खत उसी के पास है। वह फिर दहाड़ा तो गौरी की आंखों से और ज़्यादा आंसू बह निकले। वह आलोक के दिल पर गिर रहे थे। कितनी मतलबी हो तुम! सारा किया धरा तुम्हारा खुद का है और मज़े से छुप खड़ी हो और हमें फंसा दिया। आलोक स्नेहा को गुस्से से घूर रहा था। वह दांत कपकपाती उसे देखने लगी। तुम दोनों निकलो यहाँ से जल्दी। 23 साल के राजनाथ ने स्नेहा और आलोक को वहाँ से चलता किया। जो उनसे उगलवाना था उसके बाद अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। कहाँ है? खुद लेकर आओगी या मैं खुद ढूंढ लूँ तुम्हारे बैग से? वह उसे बहुत बुरी लगती थी, खासकर उसकी 2 चोटियाँ जो वो हमेशा आगे लटका कर रखती थी। ऊपर से शायद 10वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन मोबाइल ने उसे भी अच्छा खासा ख़राब किया हुआ था। और सबसे बड़ी उसकी जासूसी वाली बात, राजनाथ उससे बहुत चिढ़ता था। मेरे पास कोई लव लेटर नहीं, मैं तेज़ी से बोली। तुम्हारा लव लेटर तो मैं अभी निकालता हूँ। उसका बैग उससे लेता, उसकी सारी किताबें बाहर निकाल कर टेबल पर फेंकने लगा। स्नेहा उसका मुंह देखते रह गई। उसकी किताबों को बिल्कुल एक एक पन्ना खंगाल कर वह चेक करता रहा और साथ कुछ नोटबुक उसकी बुरी तरह फट रही थी, जिनकी राजनाथ ने बिल्कुल परवाह नहीं की थी। कहा, वह लेटर बताओ मुझे, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, वरना हाथों पर ये स्टिक मारूंगा। वह गुस्से से सारा बैग नीचे गिरा चुका था, पर उसे कहीं भी वो लव लेटर नहीं मिली। मुझे नहीं पता, वह भी गुस्से की जिद में आ गई थी और ये जिद उसे उसके परिवार वालों से ही मिली थी। बाप बहुत गुस्से वाला था तो माँ उससे भी ज़्यादा बढ़कर थी और एक दूसरे की जिद की आड़ में दोनों अलग अलग भी हो चुके थे। कल्पना ने डिवोर्स मांगी, लेकिन आनंद ने नहीं दी। वह आज भी उनके नाम पर अपनी माँ के घर बैठी थी। इन 10 साल बीत जाने के बाद भी योगी हाउस का मुंह तक नहीं देखा था। तुम ऐसे नहीं मानोगी। राजनाथ ने उसका नाजुक हाथ सामने करते गुस्से से उसकी हथेली पर एक छड़ी मारी तो वह दांत पर दांत जमाए वह दर्द सहन कर गई। बताओगी या और फिर मारूं? वह और गुस्से में हुआ था। नहीं पता, वह भी इतनी ही जिद से बोली। राजनाथ ने उसके हाथ पर एक और छड़ी मारी। उसकी सफ़ेद हथेली पर लाल निशान बन गए थे, लेकिन ना वह सिसकी और ना आंसू बहाए। बिल्कुल चुप खड़ी राजनाथ की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। बताओ, वह दहाड़ा, लेकिन सामने ढीठ बनी खड़ी थी। वो कब किसी की सुनती थी। इस बार बल्कि जवाब देने के बजाय ना में सिर हिलाया। राजनाथ ने फिर से वह छड़ी मारने के लिए उठाया था और वह अपनी निगाहें अपनी हथेली पर करते अपने दांतों से अपने होठों को दबा गई। पर इस बार राजनाथ उसे मार नहीं सका और गुस्से से छड़ी फेंकता वहां से चला गया, जबकि स्नेहा अब आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपनी हथेली देख रही थी। ये पहली बार नहीं हुआ था, शुरू से ऐसा होता आया था। स्नेहा का दूसरा नाम आफत हुआ करता था और जब तक वह आफत ना कर लेती उसे सुकून नहीं आता था। कितनी बार तो राजनाथ उसकी हरकतों से तंग आकर उसे स्टोर रूम में बंद कर देता और वह चुपचाप वहाँ बैठी रहती थी, यहाँ तक कि वो बंद करके भूल जाता था। और फिर जब स्नेहा कहीं दिखाई ना देती तो वह उसे तलाश करता और तब पता चलता वह स्टोर रूम में बंद है। वह कभी किसी की शिकायत नहीं लगाती थी, लेकिन उसका दिल वक्त बीतने के साथ साथ अब पत्थर का होता जा रहा था। माँ छोड़कर चली गई तब वो 4 साल की थी। दादा दादी के हाथ पलती रही। माँ ने पलटकर कभी उसकी खबर तक नहीं ली, जबकि आनंद भी जिद में आकर स्नेहा से लापरवाह हो गया। दोनों माँ बाप की जिद में उस बच्ची का बचपन बिल्कुल ख़राब हो गया था। वह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई थी। ये क्या स्नेहा दीदी, आप उन्हें वह लेटर दे देती तो आपको उनसे मार तो नहीं खानी पड़ती। गौरी उसकी हथेली देखती रोती थी। वह बहुत नरम और छोटे दिल की थी। कोई जरा सा डर आता तो वह रो देती थी। किसी की जरा सी तकलीफ देखती, फिर चाहे वह परिंदा ही क्यों ना हो, नहीं रह सकती थी। आंसू हर वक्त उसकी आंखों से बहने को तैयार बैठे रहते थे। अभी वह स्नेहा से किताब मांगने आई थी कि उसने राजनाथ के डर से वह सब बोल दिया। जब स्नेहा का हाथ देखा तो फिर वहीं बैठकर रो दी।
वह लेटर इसलिए नहीं देना चाहती थी जिस लड़की ने राजनाथ को देने के लिए कहा था। स्नेहा उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी और स्नेहा ये नहीं चाहती थी वह इस घर की बहू बने। उस लड़की से उसका 36 का आंकड़ा था। वह लड़की इसी के स्कूल में पढ़ती थी। राजनाथ को वो लड़की रास्ते में मिली थी और उसने उसे वह खत के बारे में बताया था। तभी राजनाथ इतना भड़का हुआ था। वह ये नहीं चाहता था कि ऐसी वैसी कोई चीज़ इस घर की लड़कियों को ख़राब करे। वह खत लेकर फाड़ देना चाहता था, इसलिए वह स्नेहा पर इतना गुस्सा कर गया था। पर स्नेहा ही क्या, वह जो बाज आती। वैसे तो वह राजनाथ से बहुत चिढ़ती थी। राजनाथ हैरान हुआ था तो वह बहुत मुस्कुराई थी। प्यार से मांगते तो जान भी दे देती। जिद से मांग रहे थे तो मर भी जाती, कभी ना देती। वह आंखों में जुनून लिए बोलती गौरी को डरा गई थी। मैं आपको दवा लगा दूं स्नेहा दीदी? गौरी ने उससे डरते हुए पूछा। पर वह चुपचाप रही। माँ बाप से वह लड़की नफरत करती थी, बहुत ज़्यादा नफरत। अब उस लिस्ट में राजनाथ और योगीनाथ का भी हिस्सा हो गया था। वक्त बीतता जा रहा था, सबके बीच वही नोकझोंक चलती रही। 24 साल का था राजनाथ जब आनंद के पास विदेश चला गया और वहीं अपनी पूरी पढ़ाई की। स्नेहा को इस बात से बहुत गुस्सा आया था। आनंदनाथ के पिता योगीनाथ थे, आनंदनाथ स्नेहा के पिता थे, लेकिन कितने साल से वह बाहर थे। मजाल था कभी स्नेहा को बाहर बुलाया हो, लेकिन राजनाथ को बुला लिया। उन दिनों स्नेहा ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसके दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे और कोशिश करते थे कि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, लेकिन वह 2-2 3-3 दिन बिना खाए रह लेती थी, पर किसी को दिल का हाल नहीं बताया करती थी। तीसरे दिन खुद ही खाना पीना स्टार्ट कर देती। 10वीं के पेपर होने को थे, पूरे बोर्ड में टॉप किया था। योगीनाथ ने सब रिश्तेदारों को मिठाई बांटी, लेकिन स्नेहा खुश नहीं थी। ये खुशी तो माँ बाप के साथ मनाने में होती है, लेकिन उसके माँ बाप तो उसे पैदा करके ही भूल गए थे। दादा दादी ने उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया था। अपनी ज़िंदगी में वो मगन हो गई थी, भूल गई थी कोई माँ बाप भी हैं और कोई राजनाथ जैसा आदमी भी है। लेकिन फिर ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया। जब वो कॉलेज के पेपर देकर फ्री हुई थी, उसे उसके दादी ने रोते हुए जो बताया, उसने तो उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। उसके पापा आनंदनाथ को कैंसर था और वो उसे अपने पास बुलाना चाह रहे थे। वह खुद तो नहीं आ सकते थे, लेकिन वहाँ उनका इलाज चल रहा था। पर उन्होंने अपने माता पिता से बहुत इच्छा की थी कि वह स्नेहा को उनके पास भेज दे। पापा की इस बीमारी का सुनकर उसका दिल दुखा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बाहर नहीं आए और फिर उसने जाने से मना कर दिया। दादा दादी ने बहुत जोर लगाया, उसका पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ मंगा लिया गया, लेकिन उसकी एक ही जिद थी, उसे नहीं जाना, कोई दूसरी बात नहीं। और फिर भी इतना मना करने के बाद वे आनंद तक पहुंच गई थी। वे जानते थे उनकी बेटी पर उनका हक है। उन्होंने फ़ोन कॉल पर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन स्नेहा ने फ़ोन पर बात करने से मना कर दिया। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राजनाथ को रह रहकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाप मौत के मुंह में जा रहा था और बेटी को अपनी घमंड प्यारी थी। उसका दिल कर रहा था कि वह खुद हिंदुस्तान आकर उसे थप्पड़ मार मार कर यहाँ से ले जाए, लेकिन वह राजनाथ को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। क्या बात है, क्या बात है योगी जी, क्यों अपसेट लग रहे हैं? इंदिरा देवी ने उनके पास आते पूछा। राजनाथ का फ़ोन था। आनंद की हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए वहाँ। इलाज तो हो रहा है, फिर हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे? वे भी परेशान हो गए, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी स्नेहा ने उनके शब्द सुन लिए थे। वह अपनी बेटी को याद कर रहा है और प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहा। अब जाकर उसे समझाना पड़ेगा कि जो बोया है वह काटना पड़ेगा। बचपन से उस बच्ची को माँ बाप ने अपने प्यार से अलग रखा और आज वह चाहता है कि उसकी एक आवाज़ पर वह भागती उसके पास आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम एक हद तक ही स्नेहा को समझा सकते हैं, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। स्नेहा की साइड ले रहे थे और स्नेहा रोते हुए हंसने लगी। कोई था जो उसकी तकलीफ समझता था। 19 साल की हो रही थी, 4 साल की थी तब से वह अकेलेपन का गम को झेल रही थी। यूं तो सब थे, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची थे। अचानक से ही उस जिद्दी लड़की ने ये फैसला कर लिया और अंदर आ गई। दोनों पति पत्नी एकदम से चौंक पड़े। मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दो, मैं भी जाना चाहती हूँ। अचानक से उसके मुंह से ये सब सुनते योगी इंदिरा देवी को बहुत हैरानी हुई और ये झटका सा लगा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा और अगले दिन की फ़्लाइट बुक करवा ली। उसे अकेले लंदन भेज दिया। जाना तो योगी साहब को भी चाहिए थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना किया था। वह अकेले ही लंदन पहुंची। राजनाथ को योगीनाथ ने खबर दी थी। वह उसे एयरपोर्ट पर लेने पहुंच गया था। लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसकी नज़रों ने किसी अपनों को तलाश करती सब जगह ढूंढ लिया था।
आपको कोई लेने नहीं आया, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं ले जाता हूँ। स्नेहा ने पलटकर उस आदमी को देखा, कम घूरा ज़्यादा, जो सारे सफ़र के बीच उसे तंग करता आया था, क्योंकि उसके सीट के बगल में ही उसका भी सीट बुकिंग था और ये सारे रास्ते स्नेहा को तंग करते आया था। तुमसे मदद नहीं मांगी, अपना रास्ता नाप लो। बहुत बदतमीज़ और मुंहफट दिखाई दे रही थी। फ्लाइट में उसने तभी लिहाज कर लिया था, पर अब ज़्यादा फ्री हो रहा था तो स्नेहा को आग सा लग गया। यार, आपसे मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, आप बदतमीजी पर उतर रही हैं। उस आदमी ने बुरा सा मुंह बना लिया। अपनी तमीज़ अपने पॉकेट में रखो, जब मुझे बात करनी ही नहीं तुमसे तो मेरी मदद क्यों करनी है तुम्हें। वे दोनों हाथ सीने पर बांधे लड़ने मरने के मूड में आ चुकी थी। स्नेहा अपने पीछे जानी पहचानी आवाज़ सुनती पलटी। पूरे 4 साल के बाद उस आदमी को देख रही थी जिसे ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वे उसे पहचान गई थी। कुछ ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया था, बस देखने में पहले से कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जबकि वह स्नेहा को देखकर दंग रह गया था, क्योंकि उसमें तो अच्छा खासा चेंजिंग आ गया था। जो पिक्चर उसे योगीनाथ ने भेजी थी उसमें तो वो बिल्कुल स्कूल की बच्ची दिखाई दे रही थी, 2 चोटी बांधे हुए, जो राजनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन यहाँ तो वो अपने बाल को हल्का सा कलर करते, क्लेचर में ढीले छोड़ते, दुपट्टा गले में डाले, आंखों में चश्मा लगाए खड़ी थी। पूरी एटीट्यूड की दुकान लग रही थी। वह 2 कदम की दूरी तय करते उस तक पहुंचा था। पास खड़ा आदमी राजनाथ को देखते मुस्कुराया था। वह राजनाथ का दोस्त प्रशांत था। दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने हुए और हालचाल पूछने लगे। ऐसे में राजनाथ ने स्नेहा को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। वह बस उन दोनों को घूरती रह गई। वह गुस्सा पीकर अपना बैग लिए बाहर की तरफ निकली। चलो फिर तुमसे कल मुलाकात होगी, इस आफत को घर पहुंचा दूं। राजनाथ उसे एक्सक्यूज़ करता बाहर निकला तो वह सामने ही किसी टैक्सी को रोके उसे एड्रेस समझा रही थी। राजनाथ उसके हाथ से उसका बैग लेते अपने गाड़ी की तरफ बढ़ा तो स्नेहा उसे गुस्से से घूरने लगी। दोनों ही एक दूसरे के जिद में एक दूसरे को हरा रहे थे। वही गुस्से से खड़ी रही। तभी वह सामान रखकर वापस आया। खुद चलोगी या हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा दूं? जो उसको गुस्से से घूरते हुए उसे नमस्ते तक करना जरूरी नहीं समझा। मैं अब 15 साल की स्नेहा नहीं जिसे आप हाथ पकड़कर मारते थे। आज हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। वह उसके पास होकर उसके कान में धीरे से बोलती वह खुद ही उस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। राजनाथ तो उसका एटीट्यूड देखकर ही दंग रह गया था, लेकिन फिलहाल चुप रहना ही अच्छा समझा था। वह उसे लेकर अपने फ्लैट में आया जहाँ वे दोनों रहा करते थे। आनंद को भी अपने साथ रखा हुआ था। उसने अपनी कमाई से वहाँ अपना खुद का फ्लैट खरीद रखा था। लड़का पहले से ही बहुत मेहनती था, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना जानता था। 1 साल पहले ही उसने वहाँ शिफ्ट किया था। बहुत खुददार आदमी था, इसलिए आनंद के लाख चाहने के बावजूद भी वह उसके बड़े से घर में नहीं रह रहा था। पर अब जबकि उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, वह उनका ख्याल रखने के लिए उनको अपने पास लाया था। स्नेहा का बैग खुद उसे लिए रूम में छोड़ने आया था और उसके पीछे ही वह चली आई थी। फ्लैट बहुत खूबसूरत था। स्नेहा ने दिल ही दिल में तारीफ की, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। ये अंकल जी का कमरा है, वह सामने है, चाहो तो जाकर मिल सकती हो। वह उसके तरफ देखता बोला, अभी दिल नहीं। वो बिस्तर के एक तरफ बैठी रूठे अंदाज में बोली। वह उसके पास आकर खड़ा हुआ, तो जल्दी से अपना दिल बना लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं बुलाया, अंकल जी की खराब तबीयत की वजह से बुलाया गया है, जानती हो। एकदम उसकी बात काटते उठ खड़ी हो गई। खुद गर्ज लोगों की दुनिया में कमी नहीं, पर अफसोस माँ बाप को भी उस लिस्ट में शामिल करना पड़ता है, तो फिर यहाँ तकलीफ़ होती है। वह अपने दिल की जगह हाथ रखते दांत पर दांत जमाए बोली। वह छोटी सी लड़की को देखता चुप हो गया था, जिसका अंदाजा ही इतना जानलेवा था। ठीक है, जब दिल करे मिल लेना, वह इंतज़ार में है, अपनी कहता वह बाहर निकला और रुकते पलट आया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, बाकी खाने पीने का सब सामान किचन में मौजूद है। वह ना चाहते हुए भी उसे बड़ी प्यार से बात कर रहा था। स्नेहा इस बार चुप रही। वह जा चुका था, जबकि स्नेहा की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले थे। उसके दिल में न जाने क्यों पिता के लिए तड़प उठती थी। वह तड़प जो कितने दिन से दिल में दबाकर बैठी हुई थी। उसके जाते ही उसके कदम उस कमरे की तरफ उठे थे, आंखों में आंसू थे। वह धीरे से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई तो सामने बिस्तर पर सोए हुए पिता दिखाई दिए। स्नेहा पूरे जिस्म से कांप कर रह गई। वह उसके पापा नहीं थे। उनके गाल पिचके हुए थे, आंखों के नीचे काले निशान पड़े थे, चेहरे की चमक उड़ गई थी। वह करीब हड्डियों का ढांचा बचे थे। उन्हें देख जोर जोर से रोते हुए पीछे हुई, दीवार के साथ जा लगी। नहीं, ये मेरे पापा नहीं हैं। उसने हमेशा पिता को एक हैंडसम और रौबदार आदमी देखा था। उनकी पर्सनैलिटी बहुत जानलेवा था और स्नेहा को बहुत पसंद थी। चुप चुप कर पिता को निहारा करती थी और जब वह लंदन आ गए तो योगीनाथ के मोबाइल से पिता की तस्वीर निकालकर
अपने मोबाइल में सेंड कर लिया करती थी, फिर अपने रूम में बैठकर उनको देखा करती थी। ये राज आज तक किसी को मालूम न होने दिया, क्योंकि स्नेहा को अपने राज रखने आते थे। अचानक उसकी रोने की आवाज़ सुनता राजनाथ अंदर दाखिल हुआ। वह उसकी तरफ बढ़ा, जो अब ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हुई थी। वह उसे लिए कमरे से बाहर निकला। वह नहीं चाहता था स्नेहा आनंदनाथ के सामने रोए। ये मेरे पापा नहीं, ये मेरे पापा नहीं, वह अजीब अंदाज में बोली थी। राजनाथ को अपने आपे में नहीं लग रही थी। पहली बार जो भी उनकी हालत देखता वह ऐसा ही बोलता था। फिर उसने भी तो अचानक ही देखा था। उसका इस तरह का एक्ट करना कोई अलग बात नहीं थी। नेहा इधर देखो, संभालो खुद को। वह उसे सहारा देता एकदम बुखला गया था। उसके हाथ नहीं आ रही थी। बार बार उसे खुद को छुड़ाकर आनंद के कमरे की तरफ लपक रही थी। मुझे मेरे पापा लाकर दे दो, ये मेरे पापा नहीं हो सकते। वह बच्चों की तरह रो दी। राजनाथ का कॉलर पकड़ गई। उस वक्त वह अपने होश हवास में नहीं लग रही थी, इसलिए राजनाथ ने उसकी उस गलती को नज़रअंदाज कर दिया, वरना अच्छा खासा सबक सिखा सकता था। वह उसके दोनों हाथ थामे टीवी हॉल में लाते उसे बिठाया और उसके दोनों हाथ को थामे उसे देखता रहा। स्नेहा वो लग ही नहीं रही थी जिसे अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी। ये तो कोई और छोटी सी बच्ची लग रही थी। मेरे पापा को क्या हुआ? वह आंसू बहाती उससे पूछ रही थी। जो उस वक्त उनकी हालत है वह बहुत नाजुक है स्नेहा, लेकिन अच्छा हो सकता है अगर अपना प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो। अब की बार वह धीरे से बोला, वे तो आपको अपना बेटा मानते हैं ना, फिर क्यों नहीं इलाज करवा रहे आप उनका? वह अपने आंसू पोंछती बोली। राजनाथ ने गहरी सांस ली। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और तुम्हारे साथ एक और हस्ती का जो शायद तुमसे भी ज़्यादा जिद्दी है। वह पीछे होता गहरा सांस भर गया। वह जिसकी बात कर रहा था, स्नेहा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गई। उसके दिल में माँ के लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ गई। वे पापा से मिलेगी, अपने आंसू पोंछती बोली। हाँ, लेकिन उनके सामने रोना नहीं, उन्हें हौसला देना है। इस हालत में उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। नेहा, उनके दिमाग का एक हिस्सा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, शायद तुम्हें पहचान ना पाए, लेकिन तुमने उन्हें रोकर नहीं दिखाना, उसे समझा रहा था। फिर से आंसू बहाने लगी। स्नेहा पत्थर दिल थी, लेकिन उस वक्त वह कोई और ही स्नेहा लग रही थी। कैंसर सुना था, लेकिन जब आज अपने किसी को कैंसर में देखा तो पता चला ये बीमारी कितनी जानलेवा होती है। वह बाप के पास बैठी उनसे बातें करने लगी, उनका हाथ थामे अपने होंठों से लगाए, आंसू सब्र से पीने लगी। उसने अपने पिता के माथे पर होंठ रखे, सर नामे हिलाती दूर हुए। दूर रहो मुझसे स्नेहा बेटा, तुम्हें भी एलर्जी हो जाएगी। न जाने वो ये सब कैसे बोल गए। पापा, आपको ठीक होना है मेरे लिए। खुदगर्ज जिद्दी स्नेहा तो कहीं थी ही नहीं। उसके बाद आनंद साहब के दिल पर जा लगे। वह इतने साल में पहली बार मुस्कुराए और फिर उनका इलाज शुरू हुआ, क्योंकि अब वो जीना चाहते थे। राजनाथ ने दिन रात एक कर दिया। उनके सारे टेस्ट एक बार फिर से होने लगे। कीमोथेरेपी हुई। अब कुछ हद तक अच्छे दिखने की कोशिश करते। उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। राजनाथ पानी की तरह पैसा बहा रहा था। बस उसे अपने अंकल को वापस चाहिए था। उनके तरफ से कुछ हद तक तसल्ली में हो गया था, लेकिन अचानक उनकी नई फरमाइश पर राजनाथ स्नेहा भी बुरी तरह से अपसेट हुई थी। उनकी इच्छा थी कि राजनाथ और स्नेहा की शादी हो जाए। स्नेहा किसी हालत में राजनाथ को अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखना चाहती थी, तो दूसरी तरफ राजनाथ का भी यही हाल था। पर आनंद साहब की हालत को नज़र में रखते हुए दोनों को ये करना ही पड़ा था, और शादी हो गई। हिंदुस्तान से योगीनाथ और इंदिरा देवी, बाकी घर वालों ने वीडियो कॉल पर ही उसकी शादी अटेंड की थी। योगीनाथ ने उन दोनों को बहुत बधाई दी, जबकि ये वही जानते थे ये फैसला कितना सही होने वाला है। वे दोनों एक दूसरे की शक्ल भी बहुत मुश्किल से देखना पसंद करते थे, और अब कहाँ सारी जिंदगी देखने वाले थे। पर आनंदनाथ की वजह से ये दोनों चुप थे। ये शादी कर गए थे क्योंकि उन्होंने अपने इलाज की शर्त यही रखी थी। वे दोनों अभी घर पहुंचे थे और बहुत ज़्यादा थकान का शिकार हो गए थे। सोफे पर बैठे दोनों ही अपनी अपनी आंखें मूंद ली। दोनों में से कोई भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वे शादी जैसे मजबूत रिश्ते में बंध गए थे। कुछ खाना हुआ तो किचन में सब है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाता कमरे से बाहर चला गया। कि स्नेहा ने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वो खुद इतना थक गई थी कि उसे खाने का क्या होश होना था। वहीं सोफे पर सर रखे आंखें मूंद गई। उसे न जाने कितनी देर हुई थी सोए कि अचानक जोरदार बिजली कड़की। बिजली के कड़क से उसकी आंखें खुल गई थी। बिजली दोबारा कड़की। सामने ही टीवी हॉल का डोर खुला हुआ था और हवा ने इधर का ही मुंह कर रखा था। बिजली कड़की तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। स्नेहा को बारिश अच्छी लगती थी, लेकिन उसके साथ बादलों की गरज, चमक, बिजली की कड़क उसके पैरों तले से ज़मीन खींच लेती थी।
बचपन में थी, जब वो बादल गरजने की आवाज़ सुनती थी तो अलमारी में छुप जाया करती थी। बिजली चमकी, स्नेहा की बेचैनी बढ़ने लगी। कानों पर हाथ रखे वहाँ से उठती, फिर से बिजली चमकती देख वह पीछे की तरफ भागी, सीधा राजनाथ के रूम की तरफ भागते। अचानक उसे बाहर निकलता देख उसके सीने से जा लगी। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? उसे अपने सीने से लगा देख एकदम बुखला गया। वह उसे खुद से दूर करता, वह उतना ही उसके सीने में छुपती जा रही थी। इतनी जोर से उसके साथ चिपकी थी कि राजनाथ को सांस लेना बड़ा मुश्किल पड़ गया था। पहले वाली बच्ची नहीं थी, अपनी जवानी से उसे अच्छे से मिलवा गई थी। पहली बार यूँ किसी लड़की के गले लगा उसे महसूस हो रहा था। यकीन नहीं कर पा रहा था यही वो स्नेहा है। बादल फिर से गरजे तो वह चिल्लाते ज़्यादा उसके सीने में दुबक गई। राजनाथ ने अपने दिल को बेकाबू किए एक गहरा सांस भरता उसे लिए कमरे में आया। दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन बादल की गरज और चमक कैसे रोक पाता? वह आवाज़ तो अंदर तक सुनाई दे रही थी। स्नेहा, अब ठीक है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। वह किसी तरह उसे खुद से दूर करना चाहता था जो उसके चौड़े सीने में छुपी हुई थी। बाहर बादल, प्लीज मुझे छुपा लीजिए, किसी अलमारी में बंद कर दो। वह उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे आंसू बहाते गहरी नीली आंखों से उसे देखती बोली। यही पल था जब राजनाथ के दिल की दुनिया को हिलाकर रख गई थी। वह अब भी उसके सीने से लगी बैठी थी। राजनाथ ने पीछे बैठ के सिरहाने से टेक लगा ली। उसे छोड़ नहीं रही थी, बिल्कुल उससे चिपकी हुई थी। उसे अपनी गोद में बिठाते वह पीछे हुआ तो उसकी गोद में दुबक कर बैठ गई। राजनाथ ने अपना होंठ दांतों तले दबाया। वह उसके जज्बात पर बुरी तरह दबाव बना चुकी थी। रात की तन्हाई थी और वह उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी। वह उस पर हक भी रखता था। उसके दिल में इसी तरह के ख्याल उमड़ने लगे थे और उसके सीने से जा लगी थी। अपनी जवानी उसे अच्छी तरह से महसूस करवा गई थी। राजनाथ ने बेकाबू होकर अनजाने में उसके कमर के पास अपने बाजू जमाए तो अगले ही पल स्नेहा का बॉडी वाइब्रेट करता एक पल को थम सा गया। वह जो अभी तक डर के कांप रही थी, अचानक मजबूत हाथ उसके कमर और नाभि पर गया तो उसका डर कम हुआ था। उसने और ज्यादा अपनी बाहें आगे करते अब राजनाथ का हाथ उसके कमर से हटकर उसके गर्दन पर गई थी। वह और ज्यादा उसके साथ चिपक गई थी। वह उसे अपना रक्षक समझ रही थी, जैसे गरजते बादल, चमकती बिजली अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पर वह राजनाथ का बहुत कुछ बिगाड़ गई थी। उसके दिल की दुनिया में हलचल मचा गई थी। उसके जज्बात उभर चुकी थी। उसके जिस्म करंट पैदा करने लगी थी। वह धड़कते दिल के साथ आंखें मीचे अब उसको पूरा महसूस करता। धीरे से चेहरा उसकी गर्दन पर घुसाया और उसके नाजुक गर्दन पर किस करने लगा कि होठों का दबाव अपने गर्दन पर महसूस करती स्नेहा को करंट सा लगा था। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। होठों का दबाव बिखेरने लगा था जो उसकी गर्दन पर महसूस हो रहा था। स्नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ी थी, जबकि सामने के दिल की धड़कनों को भी वह आराम से सुन रही थी। वह पूरी तरह उसके बाहों में थी। उसके बालों को चेहरे से पीछे हटाता वह उसके गर्दन पर अब पूरा झुकता अपने होठों में भर गया था। स्नेहा सिसक कर रह गई। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह खुद उसके सीने से आकर लगी थी। सामने वाले को क्या इल्ज़ाम देती, लेकिन उसको हक नहीं था कि वो उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता, पूरी तरह उसमें गुम होता। अब स्नेहा ने एकदम से उसे पीछे धक्का दिया। वह झटके से पीछे होता उसे देखने लगा। दोनों की नज़रों का गहरा आमना सामना हुआ। अपने सीने पर से उसका हाथ हटाती खुद से दूर धकेल चुकी थी, जबकि अभी तक खुद उसकी गोद में बैठी हुई थी। राजनाथ उसके यूं पीछे करने पर अपने होश हवास में आया था, जो कुछ देर पहले उस लड़की के नज़दीक प्यार ने उसके होश छीन लिए थे। क्या क्या कर रहे थे आप? शर्म नहीं आती? यूं मेरा फ़ायदा उठाते हुए उसके सब तीर की तरह राजनाथ के दिल में लगे। उसके कमर में हाथ डाले एकदम बिस्तर पर पटक चुका था। उसका सर तकिए पर रख गया था। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? कब फ़ायदा उठाया मैंने तुम्हारा? वह ठंडे शब्दों में उससे पूछ रहा था। अभी जो मेरी यहाँ गर्दन पर निशान डाल रहे थे वो क्या था? अपनी गर्दन की तरफ इशारा करती बोली तो राजनाथ के दांत के निशान दिखाई दिए। उसके चेहरे की तरफ देखते अगले ही पल उसके गर्दन पर फिर से झुकता जोर से वहां काट गया। स्नेहा तड़प कर रह गई। उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसके गर्दन के साथ जोक की तरह चिपक गया था। राजनाथ, प्लीज रुक जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वह धीमा धीमा चिल्लाई। उसके दोनों हाथ पकड़ते तकिए के ऊपर एक साथ दबा गया, लेकिन अपना चेहरा उसकी गर्दन से नहीं हटाया। स्नेहा की आंखों से आंसू टूटकर तकिए में गिर रहे थे। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वह कैसे उसका फ़ायदा उठा सकता था, यूँ उसके नज़दीक आ सकता था? वह उसे अपने आप को छुड़वाते देखा तो खुद ही पीछे हुआ था। इसे कहते हैं फ़ायदा उठाना। जो कुछ देर पहले तुम मेरे साथ ऐसे चिपक कर मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी, वह उसके चेहरे के पास चेहरा करके धीमे अंदाज में दहाड़ा था।
आज पहली बार स्नेहा को उससे डर लगा था। बचपन में जब भी वह उससे मार खाई कभी नहीं डरी, पर आज उसके इस व्यवहार से उसे डर लग गया था। वह पीछे हटा, उसे खड़ा कर गया। वह बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई, जबकि राजनाथ उसकी कलाई एक हाथ से थामे हुए था। गौर से देखो, ये मेरा कमरा है और ये बिस्तर भी मेरा है। तुम यहाँ चलकर आई थी, मेरे सीने से चिपकी थी। मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे सीने में समाती रही। मुझ पर खोलती गई, बहुत बार तुम्हें पीछे हटाया, लेकिन तुम एक बार भी नहीं हटी हो और ज़्यादा मेरे सीने में छुपती गई। अपनी जवानी का एहसास मुझे दिलाने लगी। मैं भी इंसान हूँ और तुम मेरी धर्मपत्नी हो। मेरे जज्बात भी अंदर से हिचकोले मारने लगे। मैं क्या कर सकता हूँ? अब की बार वह उसके पास होता, 2 कदम की दूरी पर रुक गया। मैं भी तो जज्बात रखता हूँ ना, शादी कर चुका हूँ तुमसे। तुम मेरे करीब आओ तो ठीक, मुझे भटकाओ तो ठीक, और मैं बहक गया तो फ़ायदा उठा रहा हूँ। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है। अब की बार वह उसका हाथ छोड़ दिया। उसने अपने गालों पर बहते आंसू पोंछे। जाओ यहाँ से, वह अपना मुंह फेरते ठंडे शब्दों में बोला। बारिश अभी भी जोर से बरस रही थी। सुना नहीं तुमने? आउट। वह उसके तरफ पलटता, खूंखार नज़रों से उसे देखता दहाड़ा तो वह एकदम कांपते दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाजे के पास जाते वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वह स्नेहा आनंद की बेटी थी, जो किसी से नहीं डरती थी। वाय उन बादलों के, इस बिजली के चमकने से किसी ने भी तो उसे अपनी गोद में लेकर नहीं कहा था कि मत डरो, ये सब कुछ नहीं कहेंगे। वह अंधेरे से दोस्ती करने वाली बिजली की चमक से डरती थी। वही दरवाजे के पास घुटने के बल बैठे हुए, आंखों में ढेरों आंसू और डर लिए सब तरफ देख रही थी। आज उसको अलग ही एहसास हो रहा था। वे अभी वही 4 साल की बच्ची है, जिसके अंदर का डर आज भी वैसा ही है। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या राजनाथ स्नेहा को वापस प्यार दे पाएगा? क्या स्नेहा राजनाथ को एक्सेप्ट कर पाएगी? आनंद साहब ठीक हो पाएंगे या नहीं? उनकी पत्नी कल्पना उनसे मिलने आएगी या नहीं? ये जानने के लिए आप इसका दूसरा भाग देखें, जो बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।